तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 11 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और इसके साथ ही इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट, विथ लॉजिक समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो पाठ है अध्याय 11 वह है अधातुओं का रसायन। इसमें हम फुल्ली रूप से किसका चर्चा करेंगे? केवल अधातुओं का चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसके बेसिक्स के बारे में बात करें तो जो मुख्य अधातुएं हैं, मुख्य अधातु, कुछ मुख्य अधातु हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जिंदगी को जीने के लिए कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हमने बताया? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या इन तीनों को आप रियलाइज कर पा रहे हैं? लास्ट में इसके भी जन है, लास्ट में इसके भी जन है और लास्ट में इसके भी जन है। और जन का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोजन में GEN है, यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। क्या है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ होता है बनाने वाला। यानी कि जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो आपका जन जुड़ा हुआ है लास्ट में, जन का मतलब होता है बनाने वाला। और यहां पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो और जन का मतलब बनाने वाला। तो पानी को बनाने वाला हाइड्रोजन क्या है? पानी को बनाने वाला। ऑक्सीजन का मतलब किससे है? O से है, और O को हम कहते हैं ऑक्सी, और ऑक्सी का मतलब किससे होता है? अम्ल से। ऑक्सी का मतलब, ये जो ऑक्सी लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? अम्ल से होता है। किससे मतलब होता है? अम्ल से। और जन का मतलब होता है बनाने वाला, यानी अम्लों को बनाने वाला। तो इसके अंत में जो जन लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है क्या? बनाने वाला। इससे आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अब आप अपने दैनिक जीवन में इसको रिलेटेड कीजिए कि आपके दैनिक जीवन में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अगर हाइड्रोजन को देखें और ऑक्सीजन को देखें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, जो कि किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। अब आप सोचिए कि जो जल आपका है, जो पानी आपका है, आपको जीने के लिए कितना जरूरी है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की ही अगर बात करें तो O2 हवा जो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। जो आपका हवा है, हवा वह क्या है? नाइट्रोजन भी गैस होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है। और हवा हमारे जीने के लिए कितना जरूरी है। जो आपका O2 है, क्या है? ऑक्सीजन। भाई, जो हवा आपका है, हवा में हमारी ऑक्सीजन गैस विद्यमान रहती है। हवा में ऑक्सीजन गैस विद्यमान रहती है, जिसका उपयोग हम श्वसन क्रिया में अपने मानव क्या करता है? उसको श्वसन क्रिया में उसका उपयोग करता है। यानी कि ऑक्सीजन अगर न हो तो क्या मनुष्य का जीवन संभव है? क्या मनुष्य की श्वसन क्रिया संभव है? नहीं है। अगर जल नहीं है तो क्या मनुष्य का जीवन संभव है? नहीं है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज की बता दें कि प्रकृति में या पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 70% जल पाया जाता है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 70% जल पाया जाता है। और आपका वायु में या पर्यावरण में आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये तो आपका है जल,
यानी कि H2O। और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन आपका 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम वायु में ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। तो आप यहां से खुद से इसको रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में या मानव के जीवन को जीने के लिए कि अधातुएं कितनी महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो आज के बाद देखिए आपके पाठ में हम बारी बारी से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला जिसका हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसका मैंने बेसिक्स आपको बताया, वह क्या है, हाइड्रोजन। तो आइए हाइड्रोजन के इतिहास के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि हाइड्रोजन को हम कैसे प्राप्त करते हैं प्रयोगशाला में। समझते हैं कुछ हाइड्रोजन के इतिहास के बारे में। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, H होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें क्या है कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी जो कुछ इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन को यहां पे रखा गया है, यानी सबसे पहला तत्व आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के बहुत बड़ा मतभेद है। क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने का मतलब यह है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है और प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, 1 है। अब देखिए होगा क्या, पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को पहले कक्षा में कोई अगर परमाणु नाभिक है तो उसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा चाहे कोई भी परमाणु हो, पहली कक्षा में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहली कक्षा होती है उसमें केवल व केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही लिए जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करेगा, अपने कक्षा को पूरा करने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, या तो यह इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इलेक्ट्रॉन विहीन हो जाए, या तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले आए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले आए और इसका परमाणु कक्षक पूरा हो जाए। तो हाइड्रोजन के पास दोनों चीजें आसान होती हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। और आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 है उसके भी अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। पहले आवर्त सारणी का जो पहला समूह है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और जो इसमें समूह 17 है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर आवर्त सारणी के नियमों के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो अब बात आती है कि आखिर इसको त्यागने वाले के पास रखा जाए कि इसको ग्रहण करने वाले के पास रखा जाए। तो यहां से देखिए, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और हम जानते हैं कि आवर्त सारणी की व्यवस्था किसके आधार पर की गई है, परमाणु क्रमांक के आधार पर की गई। इसलिए हाइड्रोजन को किसमें रखा जाता है, समूह 1 में, और पहले स्थान पर रखा जाता है, समूह 17 में नहीं रखा जाता। जबकि समूह 17 के भी तत्वों का गुण हाइड्रोजन से मिलता जुलता है, तो भी क्योंकि इसको परमाणु जो आपकी आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इसको प्रथम समूह में रखा जाता है। तो 1 नंबर का प्रश्न या कोई भी आपसे दैनिक जीवन में यह पूछता है कि बताओ हाइड्रोजन वर्ग 17 के समूह 17 के भी तत्वों के भांति व्यवहार करता है और समूह 1 के भांति भी व्यवहार करता है, लेकिन उसको समूह 1 में ही क्यों रखा जाता है, तो आप आसानी पूर्वक बता देंगे क्योंकि आवर्त सारणी किसके आधार पर बनी है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। तो इसलिए हाइड्रोजन को समूह 1 में रखा जाता है और पहले स्थान पर रखा जाता है। ये बात हुई हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारणी में। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने की। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो एक कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1776 में
इनको श्रेय जाता है हाइड्रोजन की खोज करने की। ये इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का खोज किया, हाइड्रोजन का खोज किया। कैसे खोज किया, देखिए सबसे पहले रॉबर्ट बायल जो थे, रॉबर्ट बायल ने आपका लोहा होता है, लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया कराए तो इन्होंने देखा कि इसमें एक ऐसी गैस आ रही है, जो कि क्या है, अत्यंत ज्वलनशील है, अत्यंत क्या है, ज्वलनशील है। इन्होंने देखा कि जो लोहा, फेरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अभिक्रिया कराई इन्होंने, तो इसमें एक ऐसी गैस मुक्त हुई जो कि अत्यंत ज्वलनशील, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस, किंतु अत्यंत ज्वलनशील गैस है। तो चूंकि उस टाइम इस गैस के बारे में रॉबर्ट बायल ने बहुत कुछ नहीं कह पाया। फिर आगे चल करके जब 1776 में कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक आए तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से क्या बनाया, जल बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से इन्होंने क्या बनाया, जल बनाया। और इन्होंने, कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन के बारे में इसका अध्ययन किया, इसलिए जो भी इनका श्रेय जाता है किसको जाता है, कैवेंडिश को जाता है। हालांकि जो हाइड्रोजन का नेम है, हाइड्रोजन को जो मतलब जो हम इसको हाइड्रोजन कहते हैं, इसका नाम कैवेंडिश ने नहीं रखा, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके, यानी हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करके और इसका ऑक्सीजन से संयोग करके इन्होंने जल बनाया और हाइड्रोजन के बारे में बताया। तो इसलिए इनको हाइड्रोजन की खोज का श्रेय किसको जाता है, कैवेंडिश को जाता है। और जो इसका हाइड्रोजन का नाम किसने रखा, लवाइजे ने इसका नामकरण किया। हाइड्रोजन का नामकरण एक नंबर में अगर प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया, तो लवाइज ने किया। हाइड्रोजन को कैवेंडिश ने बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से, और हाइड्रोजन के बारे जल बनाया इन्होंने, और हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, उसके बारे में अध्ययन कराया। इसलिए हाइड्रोजन की खोज का श्रेय किसको जाता है, कैवेंडिश को जाता है। और उसका हाइड्रोजन का जो नामकरण है वह किसने किया, लवाइज ने किया। दूसरी चीज कि हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी है, तो यह हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, क्या है, गैस है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। दूसरी चीज कि देखिए हाइड्रोजन 3 अवस्था में पाया जाता है, प्रायः 3 अवस्था में पाया जाता है, जिसको कहते हैं हम समस्थानिक का मतलब यह होता है कि ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए अधिकतर प्राकृतिक में उपलब्धता इसकी किसके रूप में पाया जाता है, H2 के रूप में पाया जाता है। यानी हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में संयुक्त होकर के हमारी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसकी प्रकृति में जो उपलब्धता है वह किस रूप में है, H2 के रूप में है। तो कोई आपसे ये पूछता है कि हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक में किस प्रकार से उपलब्ध होती है, तो H2 के रूप में उपलब्ध होती है। दूसरी चीज कि हम बात कर रहे थे किसकी, समस्थानिक की। तो ऐसा तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो जो हाइड्रोजन है वह 3 अवस्था में पाया जाता है, एक1H1 और दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3, यानी 3 रूप में पाया जाता है। तीनों का परमाणु क्रमांक सेम होता है और परमाणु भार 1, 2, 3 अलग अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है, तीनों का अलग अलग होता है। पहले को हम कहते हैं प्रोटियम और दूसरे को हम कहते हैं ड्यूटेरियम और तीसरे को हम कहते हैं ट्राइटियम। यानी प्रोटियम को हम कहते हैं 1H1 और ड्यूटेरियम को कहते हैं 1H2 और ट्राइटियम को कहते हैं 1H3।
3। तो इस प्रकार से इसके समस्थानिकों को हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज कि ये एक क्या है, अत्यंत हल्की गैस है, अत्यंत हल्की गैस है यह। तो यह अत्यंत हल्की गैस है और हल्की गैस होने के कारण इसका घनत्व भी क्या होता है, अत्यंत कम होता है। तो जितने भी तत्व हमारे आवर्त सारणी में यानी 118 अब तक के जितने 118 तत्व ज्ञात हैं उनमें से सबसे हल्का कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। और सभी तत्वों से सबसे कम घनत्व किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और यह अत्यंत हल्की गैस है और इसका घनत्व अन्य तत्वों के घनत्व के तुलना में सबसे कम होता है। दूसरी चीज की यह अत्यंत ज्वलनशील गैस है और इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और तीनों का जो परमाणु भार होता है 1, 2, 3 होता है और तीनों का परमाणु क्रमांक 1 होता है। समस्थानिक यानी कि ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, आइए एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में। तो देखिए सबसे पहले चीज कि हाइड्रोजन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसमें हमें क्या क्या जरूरत होता है। एक हमें जरूरत होता है वुल्फ बोतल की, वुल्फ बोतल। उल्फ बोतल का मतलब ये हुआ कि ऐसा बोतल या ऐसा बर्तन जिसके मुंह कितने हों, 2 हों, जिसके पास 2 छिद्र हो, 2 मुंह हो। इसमें हम क्या करते हैं, एक हम क्या लगा देते हैं, थिसिल कीप लगा देते हैं, थिसिल कीप लगा देते हैं। इस कीप के माध्यम से हम क्या करते हैं, HCl, तनु HCl को हम इसमें प्रवाहित करते हैं। आगे आइए समझाते हैं। तो देखिए एक थिसिल कीप लगा देते हैं। दूसरा चीज कि इसमें हम क्या ले लेते हैं, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक ले लेते हैं और यह आपकी क्या है, निकास नली है, निकास नली है। और इसमें क्या भरा हुआ है, आपका तनु HCl। एक बात आपको परेशान करती होगी कि आखिर तनु HCl क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, सांद्र HCl। 2 चीज आपको देखने को मिलेगी केमिस्ट्री में, तनु HCl और सांद्र HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब ये हुआ अगर किसी भी अम्ल के साथ तनु जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा है और इस अम्ल HCl की मात्रा कम है। तनु का मतलब ये हुआ कि इस विलयन में HCl के विलयन में जल की मात्रा ज्यादा है और HCl की मात्रा कम है। और अगर सांद्र HCl या तनु, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ HCl के ही साथ तनु, किसी भी अम्ल के साथ तनु लग जाए तो उसका मतलब यह है, तनु का मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि उस विलयन में जल की मात्रा ज्यादा है और जो उसके साथ अम्ल है उसकी मात्रा कम है। अगर सांद्र की हम बात करें तो सांद्र का मतलब यह हुआ कि जिस किसी भी अम्ल का विलयन है उसमें जल की मात्रा कम है और उस अम्ल की मात्रा अर्थात HCl की मात्रा क्या है, अधिक है। तो यहां हम किसको लेते हैं, तनु HCl को, किसको लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अब देखिए इसमें होता क्या है, दानेदार जिंक ले लिए हमने, Zn लेना है जो कि सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि दानेदार जिंक क्यों लेते हैं, सिंपल जिंक क्यों नहीं लेते हैं। तो देखिए दानेदार जिंक में क्या होता है कि जब जिंक का टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, तो और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो अभिक्रिया, जो भी इसमें अभिक्रिया होगी उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, यानी वह अभिक्रिया तेजी के साथ होगी। तो दानेदार जिंक लेने का मतलब यह है कि अभिक्रिया को तेज करना। दानेदार जिंक का मतलब क्या है, अभिक्रिया को तेज करना। तो दानेदार जिंक लेते हैं प्लस इसमें क्या मिलाते हैं, तनु HCl और इसको 2 मॉलिक्यूल में ले लेते हैं। तो Zn
यानी कि आपका दानेदार जिंक और HCl। अब जब इसमें हम क्या करते हैं, दानेदार जिंक लेकर के यहां से थिसिल कीप की सहायता से हम तनु HCl के विलयन को धीरे धीरे बूंद बूंद करके किसमें प्रवाहित करते हैं, इस वुल्फ बोतल में प्रवाहित करते हैं, जिसमें क्या उपस्थित होती है, दानेदार जिंक उपस्थित होती है। और यह जिंक जब HCl के मिश्रण में क्या होती है, डूब जाती है, तो इसमें बुलबुले के रूप में एक गैस निकलती है। बुलबुले के रूप में क्या करती है, एक गैस निकलती है, जिसके देखिए जब यह अभिक्रिया जब होती है तो क्या होगा, यह अभिक्रिया जब होगी तो देखिए हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह जिंक से क्या होती है, कम होती है। तो यह क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को हटा करके जिंक हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा, अर्थात जिंक जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो यह क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन का स्थान खुद ले लेगा। तो जब हाइड्रोजन का स्थान खुद ले लेगा तो हाइड्रोजन के जगह पे तब क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, Zn हो जाएगा। और इसके साथ में क्या है, Cl है। और देखिए ये 2 मॉलिक्यूल में लिया गया है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। और बच क्या रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है। कितना हाइड्रोजन बच रहा है, 2 मॉलिक्यूल में लिया गया है तो 2 हाइड्रोजन बच रहा है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, जो कि क्या है, गैस है। ये आपका एक्वस हो जाएगा, विलयन के रूप में हो जाएगा ZnCl2। और ये आपका H2 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन। यह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो जब यहां पे हम दानेदार जिंक पे हम तनु HCl को प्रवाहित करते हैं, तनु HCl को थिसिल कीप की सहायता से इसमें प्रवाहित करते हैं, तो इसमें बुलबुले के रूप में हमें क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है, जो कि इस निकास नली द्वारा यहां पर क्या कर दिया जाता है। ये एक आपका क्या है, पात्र है, ट्रप है, पात्र या इसको ट्रप कहते हैं। तो पात्र है या ट्रप है, इसमें निकास नली के द्वारा, जिसमें ये क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जिसमें जल भरा हुआ है। और यह क्या है, यह आपका है परख नली। यह आपकी परख नली है, जिस परख नली, जो परख नली इसके निकास नली से जुड़ी हुई है। और इसमें हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में ऊपर जाती है और यहां पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है और यहां से इसको बाहर हम निकाल लेते हैं। और यह अत्यंत ज्वलनशील गैस है। हमने बताया अभी पिछले कुछ टाइम पहले कि जो हाइड्रोजन है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसमें बहुत सावधानी पूर्वक इसका क्रिया करते हैं। तो देखिए जब हम दानेदार जिंक में तनु HCl को प्रवाहित करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है वह बुलबुले के रूप में निकलती है और निकास नली के द्वारा कहां चली जाती है, परख नली में जाती है। और परख नली में इसको इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं क्या, H2 गैस। H2 गैस को हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि भाई दानेदार जिंक का ही उपयोग हम क्यों करते हैं, साधारण जिंक का उपयोग क्यों नहीं करते, तो दानेदार जिंक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन को प्रयोगशाला में बना सकते हैं। अब आई बात हाइड्रोजन के गुण की। हाइड्रोजन की गुण की, तो हमने गुण अभी बताया ही कि जो इसका भौतिक गुण है, कौन सा गुण, भौतिक यानी इसके रंग रूप आकार के आधार पर इसका जो गुण है वह कैसी है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है। दूसरी चीज कि यह अत्यंत हल्की गैस है और इसका घनत्व भी क्या होता है, अत्यंत कम होता है।
तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसका पहला नंबर है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए हमने आपको बताया है कि जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। और हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पर है। तो जो जितनी भी धातुएं हैं सभी की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देखिए जब कभी भी हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण जब कभी भी यह क्या करेगा, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन? H2, 2 मॉलिक्यूल में ले लेते हैं Na, तो ये बनाएगा आपका NaH। क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल में बनाएगा 2NaH। देखिए 2 मॉलिक्यूल में हमने Na लिया और इसको हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराया तो बनाया 2NaH। अगर हम क्या ले लें, अगर हम मैग्नीशियम ले लें और H2 की अभिक्रिया कराएं तो यह बनाएगा MgH2। और ये दोनों क्या हैं? हाइड्राइड हैं। क्या है? हाइड्राइड है। तो हाइड्रोजन गैस किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके उस धातु का क्या बनाता है? हाइड्राइड। उस धातु का हाइड्राइड बनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन ने अभिक्रिया कराया तो सोडियम का हाइड्राइड बनाया, अर्थात सोडियम हाइड्राइड बनाया। अगर मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराया तो मैग्नीशियम धातु का हाइड्राइड बनाया, यानी कि क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाया। मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इस तरह से किसी भी धातु के साथ जब हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो उस धातु का क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। उस धातु का क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। अब नंबर 2, हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन का मतलब क्या हुआ? हैलोजन वही आवर्त सारणी का वर्ग 17 का तत्व, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन इनको कहा जाता है। तो इनके साथ अभिक्रिया, हैलोजन से अभिक्रिया। तो हैलोजन से जब यह अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जैसे हैलोजन से अभिक्रिया, यानी कि जैसे जो आपकी H2 है, यह जो आपका H2 है यह किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। सोडियम किसके रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में। यह गैस के रूप में, यह भी क्या है? ठोस है। और यह क्या है? गैस है। ठीक है। तो जो H2 है गैस के रूप में है। गैस से जब अभिक्रिया किसकी कराते हैं? हैलोजन की कराते हैं। किसकी कराते हैं? जैसे Cl2 की अभिक्रिया कराएं। किसकी कराएं? Cl2 की अभिक्रिया कराएं तो यह बनाएगा 2 मॉलिक्यूल में HCl। क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल में बनाएगा HCl। अगर हम H2 ये गैस है और प्लस हाइड्रोजन आपका ब्रोमीन है तो Br2 की जब अभिक्रिया कराएं तो यह 2 मॉलिक्यूल में बनाएगा। H2 है तो 2 मॉलिक्यूल में बनाएगा BrH। क्या बनाएगा? BrH बनाएगा, यानी कि इसका हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? इसका हाइलाइट बनाएगा। हाइड्रोजन गैस हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके इनका क्या, हाइड्रोजन का क्या बनाता है? हाइलाइट बनाता है। हाइड्रोजन का हैलाइड। जैसे हाइड्रोजन का हैलाइड का मतलब क्या हुआ? जैसे हाइड्रोजन के साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ा है Cl, तो यह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हैलाइड, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, यह हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वह क्या है? हैलोजन का हैलाइड है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन का हैलाइड, हैलाइड आपका क्या है? हैलोजन है। तो जैसे ये क्लोरीन है, यह क्या है? क्लोरीन है। यह क्या है? ब्रोमीन है। तो हाइलाइट बनाएगा। हाइलाइट का मतलब क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन का आयोडाइड हो जाएगा, फ्लोरीन का फ्लोराइड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस प्रकार से बनाएगा। और यह क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन के हैलाइड। तो जब कभी भी हैलोजन के साथ अभिक्रिया करता है कौन? H,
हाइड्रोजन तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन का हैलाइड बनाता है। और जब कभी भी धातुओं के साथ कभी क्रिया करता है कौन, H, तो क्या बनाता है, धातु का हाइड्राइड, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब क्या बनाएगा, अगर धातु के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। अब देखिए अगला हमारा जो इसका रासायनिक गुण है वो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है, आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपका है CuO, कॉपर का अगर ऑक्साइड है, यह किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। इसकी अभिक्रिया H2 गैस के साथ अगर हम कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, अभिक्रिया कराते हैं, इसको हम क्या करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करें तो यहां पे क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, कॉपर से ऑक्सीजन को क्या करता है, अलग कर देता है। कॉपर का जो ऑक्साइड है CuO, इसमें जब इसको हम H2 गैस की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यह O को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, Cu को अलग कर देता है, तो Cu ठोस के रूप में अलग हो जाता है और H2 यहां है, H2 यहां है, O को जब विस्थापित करता है तो O H2 के पास आ जाता है, H2 बनता है, जल बनता है, एक्वस बनता है, क्या बनता है, जल बनता है। तो अब देखिए यहां पे अपचयन किस प्रकार से हुआ, यहां पर अपचयन किस प्रकार से हुआ, हमने अपचयन की अभिक्रिया में आपको बताया था कि अपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीकरण है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि जैसे लोहा Fe2 और O4, यह भी किसमें रहता है, सॉलिड के रूप में होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम 4H2 के साथ कराएंगे, गैस के साथ कराएंगे, तो इससे क्या बनेगा, इससे आपका क्या बनेगा, यह हाइड्रोजन, यह 4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो यह 4 ऑक्सीजन को अलग कर देगा, इससे 4 ऑक्सीजन को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो आप सॉरी Fe ये क्या होता है, 3 होता है ना, Fe3 होता है। तो यह 4 मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है इसको अलग कर देगा। तो जब अलग कर देगा तो यहाँ पे H2 है, 4 मॉलिक्यूल में क्या बनाएगा, H2 और 4 O है, एक O इसके साथ और जुड़ जाएगा और बच क्या रहा है, यह तो आपका क्या बन गया, जल बन गया। इसके बाद बच क्या रहा है, 3 मॉलिक्यूल में Fe बच रहा है तो प्लस का 3Fe, यानी कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि यह हाइड्रोजन जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ और जो भी यहाँ पे धातु होती है उस धातु को हाइड्रोजन क्या करता है, विस्थापित कर देता है। धातु में से उसके ऑक्साइड को विस्थापित कर देता है और खुद के साथ क्या करता है, जोड़ लेता है और हाइड्रोजन का जोड़ना कहलाता है अपचयन। तो अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को विस्थापित करके खुद में जोड़ लेता है और जो भी इसकी धातु है उस धातु को क्या करता है, अलग कर देता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का अपचयन भी होता है। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। तो देखिए हाइड्रोजन का जो उपयोग है औद्योगिक निर्माण में, जैसे औद्योगिक विधि द्वारा अभी हमने हाइड्रोजन का औद्योगिक निर्माण बताया, उसी तरह से औद्योगिक रूप से किसी भी केमिकल का निर्माण करने में हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। कार्बनिक रसायन के उपयोग में, जो कुछ कार्बनिक रसायन होते हैं उनका उत्पादन करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अपचायक के रूप में, अभी हमने बताया आपको अपचयन की अभिक्रिया, यानी किसी भी धातु से ऑक्सीजन यानी ऋणायन को हटाने के रूप में, अपचयन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अगली चीज की वनस्पति तेल को जमा करके, जो आजकल मार्केट में जो ऑर्डिनरी घी उपलब्ध होती हैं उसमें क्या कराया जाता है,
वनस्पति तेल में, वनस्पति तेल जो होती है उसमें क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा देते हैं, तो उससे वनस्पति घी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसको भी बनाने में हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। वायुयान के टायरों में हमने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन गैस है अत्यंत हल्की गैस है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम किस में करते हैं, वायुयान के टायरों में करते हैं। अगला चीज कि द्रव हाइड्रोजन रॉकेट, जो आपका द्रव हाइड्रोजन रॉकेट होता है उसमें हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा हाइड्रोजन का संपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।